अमेरिकी साहित्य ये सिर्फ किताबों का एक ढेर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरे देश की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें वो देश खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज इस पूरी पड़ताल में हम इसी बड़ी, लगातार बदलती कहानी के कुछ पन्ने पलटकर देखते हैं। तो अमेरिकन ड्रीम आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो अमेरिका की पहचान के बिल्कुल सेंटर में है ना? सफलता, आज़ादी, खुशी, इन सब की तलाश। पर सोचने वाली बात यह है, क्या इसका मतलब हर किसी के लिए एक जैसा है? और मजे की बात यह है कि सदियों से अमेरिका का पूरा लिटरेचर इसी एक सवाल के जवाब पर बहस कर रहा है। सच में अमेरिकी साहित्य का इतिहास, आप कह सकते हैं, असल में देश की असली पहचान को लेकर एक जबरदस्त चलती फिरती बहस है। और इस बहस में हर लेखक अपनी एक आवाज, अपना एक नजरिया जोड़ता आया है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही उम्मीद भरे नजरिए से, अमेरिका की ताकत को लेकर एक शुरुआती बहुत ही आशावादी सपने से। और इस शुरुआती उम्मीद की नींव किसने रखी? वो थी ट्रांसेंडेंटलिज्म। ये एक ऐसा लिटरेरी और फिलॉसफिकल मूवमेंट था जो इस गहरे यकीन पर टिका था कि हर इंसान और प्रकृति अपने आप में फंडामेंटली अच्छे हैं। मतलब हर चीज में एक अच्छाई, एक दिव्यता छिपी हुई है। और इस सोच के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे राल्फ वॉल्डो एमर्सन। एमर्सन अमेरिकी ट्रांसेंडेंटलिज्म के, आप कह सकते हैं, फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। उन्होंने किस चीज पर जोर दिया? इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस पर, मतलब आत्मनिर्भरता पर। उनका मानना था कि यही वो चीजें हैं जो एक देश को बनाती हैं। उनका एक बहुत ही मशहूर विचार है, खुद पर भरोसा करो। हर दिल उसी लोहे की तार पर कंपन करता है। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति है। और एमर्सन का मानना था कि एक महान देश सिर्फ उन्हीं लोगों से बन सकता है जो खुद पर यकीन करते हैं, जो मजबूत हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एक व्यक्ति की बात। अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यहां आते हैं वॉल्ट विटमन। विटमन ने एमर्सन के इस इंडिविजुअल होप को एक नेशनल, एक कलेक्टिव लेवल पर पहुंचा दिया। वो जनता के कवि थे। उन्होंने अपने लिखने में अमेरिका की हर आवाज को, हर तरह के इंसान को शामिल करने की कोशिश की। तो यहां तक की कहानी जो है वो उम्मीद और एकता की है, एक ऐसे देश की जो अपनी मिलीजुली ताकत को पहचान रहा है। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ट्विस्ट आता है, एक परछाई पड़ती है। बहुत जल्द इस उम्मीद भरे नजरिए पर सवाल उठने लगते हैं और कुछ कड़वी हकीकतें सामने आने लगती हैं। और ये मोड़ लेकर आया डार्क रोमांटिसिज्म। ये एक ऐसी साहित्यिक धारा थी जिसने ट्रांसेंडेंटलिज्म की अच्छाई वाली सोच को सीधा सीधा चैलेंज किया। इसका फोकस इंसान के मन के अंधेरे कोनों पर था, पाप पर और खुद को तबाह कर लेने की इंसानी फितरत पर। और ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे ये यहां साफ दिखता है। देखिए, जहां ट्रांसेंडेंटलिज्म मानता था कि इंसान स्वभाव से अच्छा है, वहीं डार्क रोमांटिसिज्म का मानना था कि वो पाप और बुराई की तरफ झुकता है। एक के लिए प्रकृति दिव्य थी, दूसरे के लिए खतरनाक और अनजानी। तो फोकस पूरी तरह बदल गया। आदर्शवाद से हटकर अपराधबोध और आत्मविनाश पर आ गया। इन डार्क आइडियाज को आवाज किसने दी? नथानियल हॉथॉर्न, हर्मन मेलविल और एडगर एलन पो जैसे बड़े लेखकों ने। हॉथॉर्न ने द स्कारलेट लेटर में दिखाया कि कैसे एक किरदार का पतन होता है। मेलविल ने मोबी डिक में इंसान को प्रकृति की जबरदस्त ताकत के सामने खड़ा कर दिया। और पो ने तो अमेरिकन गॉथिक लिटरेचर की शुरुआत ही कर दी। इनकी कहानियों ने यह दिखाया कि अमेरिकन ड्रीम सबके लिए इतना आसान या सीधा नहीं था। तो देखिए, हॉथॉर्न और मेलविल तो इंसान के अंदर के अंधेरे की बात कर रहे थे। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और इस अंधेरे को बाहरी दुनिया में एक हकीकत बना दिया। एक के बाद एक झटके लगे। 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, जिसकी तबाही ने सबको हिला दिया। फिर 1920 का दशक आया, जिसे रोरिंग जैज एज कहते हैं। और फिर 1929 में महामंदी की शुरुआत हुई। इस भयानक निराशा ने तो जैसे सब कुछ बदलकर रख दिया। और इन्हीं सब अनुभवों ने जन्म दिया लॉस्ट जनरेशन को। ये उन अमेरिकी लेखकों का ग्रुप था जो पहले विश्व युद्ध के दौरान बड़े हुए थे। इन्होंने जंग की वो भयानक तबाही देखी थी कि पारंपरिक मूल्यों से, पुराने आदर्शों से उनका भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। और इस लॉस्ट जनरेशन की शायद सबसे बड़ी आवाज थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे। वो एक पत्रकार भी थे और लेखक भी। उनके लिखने में
खास तौर पर अ फेयरवेल टू आर्म्स जैसी किताबों में युद्ध से पैदा हुई वो निराशा, वो मोहभंग साफ साफ महसूस होता है। ये जो मोहभंग था ना, ये सिर्फ किताबों के पन्नों तक नहीं रहा, ये स्टेज पर भी आ गया। और यहाँ तो अमेरिकन ड्रीम की सीधी सीधी आलोचना होने लगी। एक विचार है कि अमेरिकी सपना हमारे लेखकों का मुख्य विषय है, लेकिन ये एक टूटे हुए सेल्समैन का सपना है। ये लाइन आर्थर मिलर के काम के निचोड़ को बहुत अच्छे से पकड़ती है। आर्थर मिलर का जो नाटक था डेथ ऑफ ए सेल्समैन, वो अमेरिकन ड्रीम पर एक सीधा हमला था। इसमें जो मेन कैरेक्टर है विली लोमैन, वो अमेरिकन ड्रीम के एक पुराने आउटडेटेड वर्जन के पीछे भागता रहता है और उसकी नाकामी ये दिखाती है कि कैसे कुछ लोगों के लिए ये सपना सिर्फ एक खोखला वादा है। तो अब हम 20वीं सदी के बीच तक आ गए हैं और अमेरिकन ड्रीम अपनी चमक खो चुका है और पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कभी नहीं होती। जैसे जैसे पुरानी परिभाषाएं टूट रही थीं, कुछ नई आवाजें सामने आ रही थीं और ये आवाजें इस सवाल को ही चैलेंज कर रही थीं कि भाई अमेरिकी होने का आखिर मतलब क्या है। और इस बदलाव की मशाल जली हार्लेम रेनेसांस से। 1920 और 30 के दशक में ये सिर्फ एक आर्ट मूवमेंट नहीं था, नहीं, ये अफ्रीकी अमेरिकी कला, संगीत और साहित्य का एक ऐसा जबरदस्त उभार था, एक सांस्कृतिक धमाका था जिसने अमेरिका में ब्लैक कल्चरल आइडेंटिटी को एक नई परिभाषा दी। याद करते हैं विटमैन के उस आशावादी नजरिए को जिसमें उन्होंने अमेरिका की अलग अलग आवाज़ों का जश्न मनाया था। मैं अमेरिका को गाते हुए सुनता हूं, जो विविध गीत मैं सुनता हूं। ये एक बहुत खूबसूरत विचार था, पर इसमें कुछ आवाज़ें कहीं दब गई थीं, अनसुनी रह गई थीं। और इसी अनसुनी आवाज़ को बुलंद किया लैंगस्टन ह्यूजेस ने। उनकी कविता विटमैन को एक सीधा जवाब थी, मैं भी अमेरिका गाता हूं, मैं गहरा भाई हूं, वे देखेंगे कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं भी अमेरिका हूं। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक घोषणा कि अश्वेत अमेरिकी भी इस देश की कहानी का उतना ही जरूरी और खूबसूरत हिस्सा है। इसी हार्लेम रेनेसा की एक और बहुत ही ताकतवर आवाज थी जोरा नील हस्टन। उनका जो उपन्यास है देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, उसने सिर्फ ब्लैक अमेरिकन एक्सपीरियंस को ही नहीं दिखाया, बल्कि उसने खास तौर पर अश्वेत महिलाओं की जिंदगी, उनकी आज़ादी, उनकी इच्छाओं की बात की। वो ब्लैक फेमिनिज्म की एक फाउंडेशनल आवाज बनी। तो इन सब के बाद हम कहां पहुंचते हैं? हम ये देखते हैं कि अमेरिकी साहित्य कोई बंद हो चुकी किताब नहीं है, कोई खत्म हुआ इतिहास नहीं है। नहीं, ये तो एक जिंदा सांस लेती हुई बातचीत है जो आज भी इसी वक्त चल रही है। एमर्सन के एक अकेले आत्मनिर्भर व्यक्ति के विचार से लेकर लैंगस्टन ह्यूजेस के सामूहिक हम तक, हमने अमेरिका की कहानी को लगातार फिर से सुनाए जाते हुए देखा है। ये एक अकेले आदर्श से शुरू होकर एक जटिल, कई चेहरों वाली राष्ट्रीय पहचान तक का सफर है, और ये कहानी ये अभी भी लिखी जा रही है। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर ये साहित्य आज भी इस कहानी को लिख रहा है, तो फिर आज के दौर में अमेरिकी सपने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद लिटरेचर आज भी ढूंढ रहा है, और शायद ये वो सवाल है जिसे हर पीढ़ी को अपने लिए खुद से पूछना होगा और फिर से परिभाषित करना होगा।